पहला सवाल मेरा जाता है डॉक्टर अजीज खान को, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और आज मैं आपसे अजीज खान साहब पूछना चाहती हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या संविधान से ध्यान भटकाने के लिए ये आरक्षण का मुद्दा, रोज बांग्लादेश की तख्ता पलट का मुद्दा उठाया जा रहा है? आंदोलन हक होता है, लेकिन आंदोलन किसके लिए? जिस मुद्दे पर एससी एसटी का आंदोलन हो रहा है वो मुद्दा तो सरकार ने कभी लिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया है और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है, और सरकार ने कहा है इसमें कोई सेंटर की तरफ से हस्तक्षेप नहीं है। तो ये आंदोलन किस बात का? और क्या ये जो आरक्षण की राजनीति है, ये जो जातिवाद की राजनीति है, क्या ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए है? डिवाइड एंड रूल, इस देश ने डिवाइड एंड रूल जैसा योगी बोल रहे हैं, पहले भी इस देश ने देखा है, और तब कई साल तक ये देश अधीन रहा है और अंग्रेजों के अधीन रहा है। आज क्या फिर वही फॉर्मूला, योगी जी का कहना है, इस्तेमाल हो रहा है पीडीए के फॉर्मूले में? देखिए नाविका जी, अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि फेक नैरेटिव आरक्षण के मामले पे। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय योगी जी लगातार जो बयान अभी दे रहे हैं, मुद्दे को वो भटका रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षकों की बात आई और ये सरकार बेनकाब हो गई। किस तरह आरक्षण मारा गया, पिछड़ों का, दलितों का किस तरह उनके साथ छलावा हुआ, और आज उन्हीं के अपने कई साथी, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, कई लोग हैं, वो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं नाविका जी को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी तो लगातार इसके समर्थक रहे हैं वर्गीकरण के, कि एससी और एसटी वर्ग में हमेशा वो कहते रहे कि इसमें वर्गीकरण हो, और यहां तक कि उन्होंने कई बार इसके बारे में स्टेटमेंट भी दिया। आपको पता होना चाहिए कि सिकंदराबाद तेलंगाना में उन्होंने एक रैली में बाकायदे संबोधित करते हुए एक मादिगा समुदाय जो है, जो लगातार 3 दशकों से इस आंदोलन को चला रहा है कि एसटी एससी में वर्गीकरण होना चाहिए, उसका वो समर्थन किया उन्होंने। वो हमेशा उन्होंने कहा है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा है वकीलों ने, वो क्या रखा है? वो तो स्टैंड क्लियर है, सरकार का पक्ष यही रहा कि ये वर्गीकरण सही है, होना चाहिए। तो आज आप संविधान की बात कर रहे हैं और आरक्षण की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ये छलावा है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि एससी और एसटी समाज को आरक्षण सही तरीके से मिले। वो आरक्षण खाने के मूड में है। इसीलिए अभी देखिए, अभी 4 दिन पहले लेटरल एंट्री लाया गया। क्या रहा लेटरल एंट्री? आरक्षण को खाने का एक बेहतरीन तरीका। तो जिस तरह लगातार सरकार कहीं ना कहीं अपने उसकी जो मानसिकता वो दिख रही है, मानसिकता जाहिर हो रही है, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे 69,000 शिक्षकों के भर्ती का मामला हो, और चाहे 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, कहीं ना कहीं सरकार इस पर बैकफुट पर है। सरकार की मंशा रही माननीय मोदी जी तो लगातार इससे अजीज खान साहब, आपने पहले तो कहा कि ये फेक नैरेटिव, आरक्षण का फेक नैरेटिव पर मैंने कुछ कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने फेक कहा, ना मैंने नैरेटिव का शब्द इस्तेमाल किया। जो भी कहा, मैंने कहा एक नई बहस छिड़ी है, और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो मैंने आपके समक्ष रखा। आप पहली बात तो मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। दूसरी बात, आपने कहा ये 4 दिन पहले लेटरल एंट्री आई है। हुजूर, थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, भेज देती। अगर आप मुझसे हेल्प मांगते, मदद मांगते, मैं भेज देती। 1971 में पहली बार लेटरल एंट्री हुई थी, और वाणिज्य डिपार्टमेंट में एडवाइजर बनकर कौन आए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका साथ आपने दिया, जिनके साथ आपने सरकार चलाई। तो कम से कम रिसर्च तो दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ, सरकार बैकफुट पर लग रही है, इस पर मैं आपके साथ सहमत हूं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि क्या ये नया फॉर्मूला है हिंदुओं को बांटने का? राकेश त्रिपाठी जी, इस पर अजीज खान साहब ने कुछ नहीं कहा, क्यों? आज स्वर्गीय बाबूजी, जिनको बहुत प्यार से, स्नेह से लोग बाबूजी कहा करते थे, कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि। हम कल्याण सिंह जी को जब याद करते हैं तो कल्याण सिंह जी सामाजिक न्याय के भी पुरोधा रहे और हिंदुत्व के भी पुरोधा रहे। लेकिन जब कल्याण सिंह जी का निधन हुआ ना,
तो उनका जो स्थान था माल एवेन्यू लखनऊ में, जहां वो रहा करते थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां से यादव परिवार जहां रहता है विक्रमादित्य मार्ग, 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी भी तय करने में अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल हुई। वो सहानुभूति के शब्द नहीं जता पाए, वो उनके पास संवेदना जताने के लिए नहीं जा पाए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं जा पाए। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी गैंगस्टर, कुख्यात अपराधी रहा। ऐसे माफिया मुख्तार अंसारी के यहां फातिहा पढ़ने के लिए 400 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करके पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मजहबी तुष्टीकरण करना है। हिंदुओं के भीतर कैसे जातियों का विभाजन किया जाए और कैसे मुसलमानों की गोलबंदी करके एकजुट होकर के उनको वोट बैंक बना लिया जाए, यही कमोबेश पूरे विपक्ष की राजनीति है। यही समाजवादी पार्टी करती है, यही कांग्रेस पार्टी करती है, यही बहुजन समाज पार्टी करती है। हर प्रकार से मुसलमानों को गोलबंद करो और हिंदुओं के भीतर विभाजन करो। दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसलिए कह रहा हूं हिंदुओं के भीतर विभाजन करने की यह चेष्टा देश के विभाजन की ओर लेकर के जाती है। हमने देश का विभाजन एक बार मजहब के आधार पर देखा है। आप जिस तरह की चेष्टा कर रहे हैं ना, यह आग से खेलने वाला है। आरक्षण एक बेहद संवेदनशील मसला होता है, और आरक्षण जैसे संवेदनशील मसले को आप पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करके अपनी जो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये प्रयास बहुत महंगा पड़ेगा। और ये आपसे जवाब मांगा जाएगा कि क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा करके कांग्रेस पार्टी बैठी रही, क्यों पिछड़ों का अधिकार नहीं देती रही। हमने तो पिछड़ों के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ों के सब जो आयोग है, पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका संवैधानिक दर्जा देने का काम हमने किया। और संविधान की रट लगा करके बहलाने का जो काम कर रहे हैं ना, इस संविधान में संशोधन, संविधान में बदलाव तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया आपातकाल के दौरान, जब संविधान के प्रियम्बल तक में समझौता कर लिया, प्रियम्बल तक में संशोधन कर दिया, उसमें बदलाव कर देने का काम किया, जिसको संविधान की आत्मा कहते हैं। तो संविधान संशोधन की, संविधान सम्मान की बात, संविधान बचाव की आड़ में ये क्या हो रहा है? और अजीज खान साहब सहज सरल सवाल पूछा है, 1 किलोमीटर लंबा या 400 किलोमीटर लंबे। अब ये दूरी किस बात की है? वोट बैंक की दूरी है या फिर कोई और बात है? देखिए नाविका जी, पहली बात को मैं स्पष्ट कर दूं, जो आपने कहा था 71 से लेटरल एंट्री रहा, शायद आपको जानकारी होगा कि 29 नवंबर 2018 को जो डीओपी एडिशनल सेक्रेटरी की एक चिट्ठी यूपीएससी को भेजी जाती है, और उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी इज नॉट नेसेसरी। यह पहले नहीं भेजा गया था। आप लेटरल एंट्री ले रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, पहले भी रहा। अच्छा। लेकिन उसमें एससी और एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन की बात नहीं नकारी गई थी। एक बात। दूसरी बात, अभी लगातार जिस तरह राकेश त्रिपाठी जी, मैं कह रहा हूं मुद्दों से भटकाइए मत, मुद्दे से मत भटकाइए। आज ज्वलंत मुद्दा क्या है? प्रदर्शन किस तरह, हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, वो लोग कैसे बैठे हैं डायरेक्टर ऑफिस के बाहर। आप देखिए उनको रात में आज किस तरह उनको उठा ले जाया गया, किस तरह उनको नजरबंद किया गया। सवाल इस बात का है कि हमारा जो नौजवान भविष्य है, कल्याण सिंह की पुण्यतिथि भी तो आज का मुद्दा है। कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि भी आज का मुद्दा है। जवाब देते नहीं बन रहा, क्यों नहीं निकलता उनके लिए? मुख्तार अंसारी के लिए इतने फतीहे पढ़े जाते, ये सवाल आज का है, क्यों नहीं इसका जवाब देते बन पा रहा आपसे अजीज खान साहब? देखिए नाविका, मैं एक सवाल नाविका जी, मैं कह रहा हूं कल्याण सिंह जी सामाजिक न्याय के योद्धा नहीं थे क्या? और उनके लिए श्रद्धा सुमन है। मेरी बात सुनिए, हम सब अर्पित करते हैं। वो महान नेता रहे, सुनिए मेरी बात, अरे भाई इसमें हल्ला करने से फायदा नहीं है। वो महान नेता रहे, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो क्यों नहीं? सवाल इस बात का है, लेकिन आज महान नेता किसको कह रहे हैं? मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं, जो नौजवानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। नहीं, मुख्तार अंसारी को महान नेता कह रहे हैं आप। नौजवान आज उस पर सवाल नहीं खड़ा होगा, नहीं सवाल नहीं खड़ा होगा। अगर इतने महान नेता थे तो श्रद्धा के जो सुमन आज आ रहे हैं वो तब क्यों नहीं आए थे? ये सवाल तो जायज है, लेकिन अजीज खान साहब जवाब देते नहीं बन रहा आपको। और कमरू जमान चौधरी, मैं यही सवाल पूछूंगी, लैटरल एंट्री का आया, 2018 की लड़ाई आज क्यों लड़ी जा रही है? 2018 का एडिशनल सेक्रेटरी का चिट्ठी दिखा रहे हैं अजीज खान साहब, लेकिन 1971 की लैटरल एंट्री भूल गए। और जब सरकार ने वापस ले लिया तो उसके बाद आपको लग रहा है कि ये बैकफुट पे हो गई है सरकार, तो दोबारा उस पर आप कर देंगे। सवाल आज मेरा इतना ही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा और एक नई बहस छेड़ी, क्या ये हिंदुओं को बस
डिवाइड करने का एक तरीका है ताकि आपका वोट बैंक जो अब तक अल्पसंख्यकों तक था वहां पिछड़ा और दलित मिल जाए, आपका वोट बैंक बढ़ जाए, हिंदुओं का वोट बैंक जो बीजेपी का है वो घट जाए। क्या ये कवायद सिर्फ इतनी सी है? क्या ये इसीलिए जो कहा जा रहा है कि आरक्षण पर आपका एक जो स्टैंड आपने लिया है इसी तरफ लेके जा रहा है? आज सवाल पूछा है तो आज जवाब दीजिए ना। योगी आदित्यनाथ जी ने आज बहस छेड़ दी है। देखिए नाविका जी, सबसे पहले ये बताऊं मैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन हो, चाहे लेटरल रिजर्वेशन हो, चाहे कोई भी रिजर्वेशन हो, दूर दूर तक यहाँ पे मुसलमानों का कोई भागीदारी है नहीं। तो भाजपा वालों को ये समझना चाहिए कि जब आरक्षण का मुद्दा को लाते हैं तो मुसलमानों को ना घसीटे, क्योंकि ना तो एससी एसटी में कोई रिजर्वेशन में भागीदारी है मुसलमानों का, इसलिए इस बहस को मत लाइए। इलेक्शन का वोट का राजनीति करना है, दूसरा तरीका से कीजिए। पहला नंबर चीज, 78 साल बाद आज अगर हम संविधान आने के बाद में भी, अगर 78 साल बाद में भी हम ये समझते, ये सवाल पूछते हैं क्या सामाजिक न्याय हर वर्ग हिंदुस्तानी को मिला है कि नहीं है, तो इसमें इतना बिलबिलाने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरा नेता राहुल गांधी जब बोलते हैं जिसकी जितने आबादी उसके उतना ही हक, और भाजपा वाले बोलते हैं कि जो हमारे साथ उसका उतना ही हक, तो यहाँ पे अंतर समझने का बात है। आज 2023 का आंकड़ा नाविका जी मैं दे रहा हूँ, 45 टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में, उसमें से सिर्फ एकमात्र शेड्यूल कास्ट और एकमात्र शेड्यूल ट्राइब है वाइस चांसलर, और 5 टू ओबीसी कैटेगरी से लोग हैं और बाकी सब जनरल कैटेगरी है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मैं आंकड़ा देता हूं, जनवरी 2024 में आज 650 नियुक्ति हुआ है पिछले 6 साल में, पूरा हाईकोर्ट वगैरह मिलाकर, उसमें से लगभग 77% जजों का अपॉइंटमेंट हुआ अपर कास्ट से। तो ये भेदभाव क्यों? इसलिए राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि बात, तो इसी सवाल को पूछ रही हूँ कि हिंदुओं को क्यों बांट रहे हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, यहाँ कोई देना नहीं चाहता। सवाल बार बार पूछ रही हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन ये जवाब देना नहीं चाहते। क्या ये हिंदुओं के बांटने का फॉर्मूला है? क्योंकि पिछड़ा दलित हिंदुओं में से निकाल दो और इधर अल्पसंख्यक जोड़ दो, अपना वोट बैंक बढ़ा दो, बीजेपी का वोट बैंक घटा दो। क्या ये राजनीति उसी तरफ जा रही है? नविका जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के बहाने भारतीय जनता पार्टी को भ्रम से उबार कर मूल पे लौटने का रास्ता दिखा दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निर्भर है कि वो इस बात को समझ पाते हैं और इस बात को समझ पर उस रास्ते पर चल पाते हैं या नहीं चल पाते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही इस पर टिकी हुई है कि वो हिंदू शब्द के साथ अपने आप को जोड़कर कैसे राजनीति करती। वो अगर जाति जाति की राजनीति करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जाति का नेता दूसरी जातीय पार्टियों के जाति के नेता से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही वो कुछ भी करे। ये संभव ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप पिछड़ी जाति के नेता के तौर पर कहेंगे तो संभव ही नहीं, क्योंकि पिछड़ी जाति के दूसरे बड़े नेता माने जाएंगे। जबकि नरेंद्र मोदी ने बिना किसी संकोच के, ये इस देश को पता है, मैं कह सकता हूं कि जितने काम पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मोदी सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की जो पहचान है वो हिंदू नेता के तौर पर है, हिंदुत्व और डेवलपमेंट, विकास, इसकी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते। योगी आदित्यनाथ भी उसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते। और जब आप हिंदू राजनीति करते हैं तब आप उस जाति विभाजन से लड़ाई लड़ सकते हैं। ये 90 के दशक में मंडल कमंडल की एक राजनीति थी। आज की राजनीति जरा आप सोचिए। और बड़ा आज सुंदर दिन है ये चर्चा करने का। एक तो कल्याण सिंह के बहाने बात हो गई, दूसरा आज भारत बंद एक बुलाया गया था। अब जरा सोचिए कितना हास्यास्पद है। अभी शायद कमरुज्जमा जी ने कहा भाई मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। सच बात है, मुसलमानों का ही नहीं, आज का जो ये आरक्षण वाला पूरा मामला है, इससे न तो अगड़ी जाति हिंदू का लेना देना है, न पिछड़ी जाति हिंदू का लेना देना है, यानी नवल किशोर यादव का लेना देना है, न राकेश त्रिपाठी का लेना देना है, न कमरुज्जमा चौधरी का लेना देना है। लेकिन तीनों इस पे बात करेंगे और अजीज खान का भी नहीं लेना देना है। लेकिन ये चारों नेता बात करेंगे।
आज तो सिर्फ और सिर्फ उनसे बिठाना चाहिए। भाई जाटो कह रहा है कि बंद करो, वाल्मीकि कह रहा है क्यों बंद करेंगे भाई? सुबह सुबह उसने जो भी काम करना था उसने किया, वो जहां खड़ा है उसने किया। किरोड़ी लाल मीरा जैसा नेता जो आदिवासी समाज का नेता है, वो कह रहा है कि भाई ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रास्ता दिखाया है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह हो गए कि हम डॉक्टर बन गए, हम विधायक बन गए, हम सांसद बन गए, हम मंत्री बन गए, हमारा भाई अधिकारी बन गया, और बगल में वो जो है पत्थर तोड़ रहा है। यानी जो रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन है वो तो करना पड़ेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। यही भ्रम एक समय में अगड़ी जातियों में वो ब्राह्मण ठाकुर नेता हुआ करते थे, उनको लगता था कि हम पिछड़ों का हक नहीं देंगे। आज वही भ्रम कुछ दूसरे नेताओं को है, वो कह रहे हैं कि हम जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो नीचे रह गए लोग हैं उनको आरक्षण नहीं लेने देंगे। तो ये कतई किसी तरह से इसमें न मुसलमान का कोई लेना देना है, न हिंदुओं के अगड़ी पिछड़ी जाति के नेताओं का लेना देना है। अगर वो बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। और इसके बाद आगे मैं कह रहा हूं, इस देश में 75 साल में जो आरक्षण मिला है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, उसको तो ठीक करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी सामाजिक न्याय की बहस। लेकिन जब आप राजनीति में जाएंगे तो आपको राहुल गांधी, नाविका जी, मेरा यही सवाल है, अच्छा देखिए, कह रहे तो मुसलमान का लेना देना नहीं पहुंच पाया नविका जी, इस वक्त बिल्कुल लेना देना नहीं, बिल्कुल। और उधर तीर, आपकी बातें तीर की तरह लग रही हैं नवल किशोर जी को, आपकी बातें तीर की तरह दिल पे लग रही हैं नवल किशोर जी के। उनका जो दर्द है वो मैं ही समझ पा रही हूँ, शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। नवल किशोर जी, अब आपकी राजनीति का क्या होगा? अब अनुसूचित जातियों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ बताइए। पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ बहुत प्रेम है आपका, तो बता दीजिए कि ये सिर्फ राजनीति है या सिर्फ एक तरह से भटकाने का काम चल रहा है और हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है। और दूसरी तरफ जो टिकैत जी कह रहे हैं, टिकैत जी कह रहे हैं अरे भाई हम मोड़ देते संसद की तरफ तो हो जाता काम। हो जाता काम मतलब क्या? संविधान के रक्षक क्या संसद को गिराना चाहते थे? संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? ये हम देश को कहां लेकर जा रहे हैं नवल किशोर जी? देखिए नाविका जी, दर्द से तो हमारा सदियों से रिश्ता है और दंश हम सदियों से झेल रहे हैं। फिलहाल तो आज आप दर्द मत झेलिए क्योंकि आप आज का जन्मदिन है आज आपका, तो आप खुश रहिए और भगवान करे कि आपको उस तरह का दर्द नहीं मिले। भाई साहब, दर्द से रिश्ता था तो शायर बन जाते, दर्द से रिश्ता था तो शायर बन जाते, लेखक बन जाते, आप तो नेता बन गए। ये कहाँ का दर्द हुआ? देखिए आप जब हम नेता बनाते हैं या बनते हैं इस देश में, और अगर वह ओबीसी SC ST का नेता होता है तो आप कहते हैं कि इस जात का नेता है। वही अगर सवर्ण का नेता होता है तो कहते हैं वो देश का नेता है। ये दोहरापन का निर्माण किसने किया और कब किया, आपको पता करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव नेता बने, पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहे रेल मंत्री के रूप में। आप आज भी उनको जाति के दंश से देखते हैं। अपराधी तक को भी जब आप कहते हैं कि जब दलित, पिछड़ा और अकलियत का अपराधी होता है तो उसको कहते हैं ये कुख्यात है, और जब वो सवर्ण वर्ग का रहता है उसको कहते हैं विख्यात है। ये क्या परिभाषा, इसको देखना चाहिए। फिलहाल देखिए, आरक्षण बहुत ही बेहतरीन और संवैधानिक औजार है जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा कि जो समाज धर्म के नाम पे एक है वो जातियों पे अनेक है, बटा हुआ है। ये जो बंटवारा है वो साधारण नहीं है। ये बंटवारा से जो वरदान और अभिशाप भी बटे हुए हैं। कुछ वर्ग है, कुछ जाति है जिसको यह जाति व्यवस्था वरदान लगती है और कुछ को ये अभिशाप लगती है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए जब आरक्षण आया, और आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें कैटेगराइजेशन की जो बात कर रही है उससे बीजेपी पीछे नहीं है, बहुत आगे है। वो तो आरक्षण समाप्त भी करना चाहती है। उसके पीछे जो संगठन है जो नागपुर से एक पाठशाला चलाती है, लगातार इस बात को कहती रही है। और आप देखिएगा कि जब जब आरक्षण की बात आती है तो आप कहते हैं कि समाज को बांटा जा रहा है। अरे बटा हुआ तो पहले ही था। ओबीसी में लगभग 3700 जातियां हैं। ये क्या पिछड़ों ने बनाया है? ये क्या दलित ने बनाया है? ये क्या आदिवासी ने बनाया है? जाति बनाया कौन है? ये त्रिपाठी जी, या त्रिपाठी जी से पूछना चाहिए कि त्रिपाठी जी का मतलब क्या होता है। ये बिना पढ़े भी त्रिपाठी जी कैसे हो जाते हैं? वैसे जाति को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेरे लिए लालू जी पहले भी रेल मंत्री थे, आज भी मैं उन्हें उसी बात से याद करती हूं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी,
ये दर्द का तीर वापस आप पर मारा है नवल किशोर जी ने, जवाब दे दीजिए। आज भी आपको लगता है कि आप आवाज दबा सकते हैं, बराबर हैं या दबाते रहे हैं, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ। नवल किशोर जी के आगे तो प्रोफेसर लिखा हुआ है। मैं तो मानता हूँ पढ़ लिख के ही आए होंगे। मुझे तो इन्होंने कह दिया कि मैं बिना पढ़े लिखे हो गया। फिर भी मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि नवल किशोर यादव जी पढ़ लिख के आए फिर त्रिपाठी, और मुझे कोई यादव किसी ब्राह्मण से कमजोर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। हम तो नहीं मानते कि यादव कहीं से पिछड़ा है, मैं नहीं मानता हूं। और अगर नवल किशोर जी प्रोफेसर होने के बाद भी स्वयं को पिछड़ा कह रहे हैं तो मुझे तो थोड़ा शर्म आती इनको पिछड़ा कहते हुए। मैं नहीं मानता हूं। पिछड़ा वो होता है जो समाज की मुख्यधारा में नहीं हो। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं अपने गांव से लेकर शहर से लेकर अभी नोएडा रहता हूं, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, देहरादून, इतने शहरों में अलग अलग नौकरी के संदर्भ में रहा। मुझे तो कहीं कोई यादव नहीं दिखा जो किसी ब्राह्मण से कमजोर हो। और जब आप प्रोफेसर हैं तो क्या आप तो पढ़ लिख कर बने, आपके विद्यार्थी होंगे, आप उनको पढ़ाते होंगे, नंबर एक। अब नंबर दो बात देखिए, कल्याण सिंह जी, उनको वो तो पिछड़ी जात से थे। कौन उनको कहता था कि वो पिछड़ी जात के नेता है? क्योंकि वो बात करते थे कि मैं सबका नेता हूं, मैं बड़ा नेता हूं। अगर लालू प्रसाद यादव जी सबकी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो है, लेकिन उन्हीं के समय में भूरा बाल साफ करो, किसके समय में नारा आया था? किसके समय में आया था बताइए? और जब आप जातीय किसी के खिलाफ बोलते, जवाब लीजिए, पूरे में त्रिपाठी नाम सूझा तो आपके मन में जो है, आप मुझे जो कहना है कह लीजिए। आपको अगर मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा, आपको लगता है ब्राह्मण को गाली दे देंगे, चलिए तो आप दे लीजिए, आप खुश हो लीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इससे आगे निकलिए नवल किशोर जी। आज के समय में यादव त्रिपाठी जैसे कोई कुछ नहीं है। चलिए नवल किशोर जी जवाब दे रहे हैं, नवल किशोर जी जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, ये मत करिए, जवाब सुन लीजिए, आगे बढ़िए। अब आप प्रोफेसर हैं, जवाब सुन देखिए, जवाब सुन, फेयर पॉइंट जवाब सुनते हैं। नवल किशोर जी जवाब दीजिए। सुन, पहली बात त्रिपाठी जी, मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहा है, समाज का जो आचरण है उसकी चर्चा की है। जहां तक आप बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के ही प्रोफेसर बने होंगे, आपकी मानसिकता दर्शाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपको मालूम होगा, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि आप पढ़ लिख के बने होंगे। आप ये बताइए कि जिन जातिगत आधार पे वो सुन लीजिए सर, देखिए सुन लीजिए नवल जी, देखिए मुझे बहस करने में, तो आपका सम्मान कर रहा हूं, आपने ये शुरू किया। देखिए सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, आपको सरने के आधार पर टिप्पणी अच्छी लगती है, आप हर डिबेट में करते हैं। सिर्फ सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि नवल किशोर यादव, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे तो फर्क नहीं दिख रहा है। हम दोनों राष्ट्रीय टीवी पर बैठे हैं, आप प्रोफेसर हैं, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर हूं। लेकिन आपको मेरे त्रिपाठी से दिक्कत हो गई, तो आप ब्राह्मणों को गाली कब तक मजाक मत कीजिए, जवाब क्यों देते रहेंगे? लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जवाब सुनिए। आपको संविधान ने अधिकार दिया, अरे जवाब सुनिए, आपको संविधान ने अधिकार दिया, कौन सा मजाक देते रहेंगे? ये कैसा मजाक है? यहाँ क्या सिर्फ त्रिपाठी नाम होने लगे से बैठा हुआ? आपको उन्होंने हैप्पी बर्थडे कर दिया, कोई भी अन्याय करने देंगे उनसे? अरे कमाल हो गया, ये कहां से आ गया? अरे बर्थडे औजार हो गया, आरक्षण का मुद्दा खत्म हुआ, हैप्पी बर्थडे औजार हो गया। हैप्पी बर्थडे तो आपने भी बोला था नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, मुद्दा सरल और साफ है, मुद्दा सरल और साफ है। जो पिछड़ी जातियां आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुकी है, वो रास्ता बनाएंगी कि नहीं, ये बेसिक मुद्दा है। सुनते क्यों नहीं है पहले? अरे सवाल का जवाब तो लीजिए, कितना महान है इसी से पता चलता है। मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनते नहीं है। मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि जो पहला पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग, मुंगेरी लाल का आयोग, जो जातियों को मानकर, आधार मान के जो अध्ययन किए और जिसके आधार पर दिए, तो वो जाति थे ही नहीं। आप किस तरह की बात करते हैं? वो जाति थे ही नहीं, वो जाति थे ही नहीं, तो वो भी बीजेपी ने कराया। राकेश त्रिपाठी जी, पहले का आयोग, दूसरा आयोग, तीसरा आयोग, किसी ने कुछ काम नहीं किया और वो भी आपकी गलती हो गई। और नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेंद्र मोदी जी देते हैं, लेकिन इसका श्रेय ये नवल किशोर जी देना नहीं चाहते। और नवल किशोर जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को आपने जाति का नेता मान लिया। मैं जाति का भी नेता नहीं मान रहा हूं, जाति के नाम पर वोट बटोर करके अपने परिवार को प्रमोट करने वाला नेता मानता हूं।
तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए दिल्ली में आलीशान इस तरह के घटिया बात आप ही बोल सकते हैं। के किसी व्यक्ति अरे इस तरह की घटिया बात अमित शाह जी के परिवार की चर्चा करेंगे कि अरे है के नाम हिम्मत पर वोट बटोर करके नाविका कुमार को हिम्मत है पूछने का खरपति बना कि लीजिए, क्या अपनी क्राइटेरिया आर्थिक है स्थिति, अपनी कि अमित सामाजिक शाह का स्थिति, बेटा अपनी क्रिकेट की राजनीतिक दुनिया में स्थिति महान को आदमी बना बेहतर गया कर लीजिए। आप लेकिन बता तो जाति दीजिए के बारे में भी कौन मत सा सोचिए। कौन यही सा काम तो परिवार किया बात है। अब लाल किशोर यादव फिर भी वही मिलाइए मत भाई, परेशान मत होइए। बता तो दो कि क्या बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। एलिजिबिलिटी है ध्यानपूर्वक जरा सुनिए, मेरा एक सवाल है। आप नवल किशोर, आप अरे घटिया भाई बात नवल बोल किशोर रहे जी, हैं, थोड़ा आपका सवाल जवाब सुनिए, देना थोड़ा पड़ेगा। सवाल सुनिए। अमित शाह के सवाल बेटे की सुनिए। चर्चा कर मैं जानता हूं नहीं घटिया सुन बात लीजिए, नहीं, अमित शाह के सच बेटे कड़वा की लगता चर्चा है, कर लीजिए, सच और कड़वा लालू जी लगता के है। बेटे मैं की जानता हूं चर्चा आपको कर हजम नहीं लीजिए। होगा, पता चल जाएगा इस ना सच को हजम आप करने की बिल्कुल हिम्मत घटिया क्षमता बात आप में बोल नहीं रहे है। हैं। मैं आप जानता हूं कुछ बताइए नहीं तो है, पहले। लेकिन ये सवाल है, अरे ये सच तो सवाल है, बोलने बताइए का- ना, सच तो ये बोलते ही नहीं शेख हो। सैयद सदियों से पठान, झूठ ये बोलते रहे हो। आखिरकार क्यों बोलते हो कि चर्चा नहीं भगवान होती के है? दर्शन ये कराते अंसारी हैं। और कुरैशी पर भगवान चर्चा के क्यों नहीं दर्शन करते कराने वाले हैं? हो। उसको अखिलेश यादव क्या पीडीए बात में करते एक हो? क्यों बता आपको- देते हैं? आप क्यों तो नहीं सदियों कहते से कि झूठ इसमें भी बोल रहे हो। पसवंदा है? लोगों को क्यों नहीं भरमा रहे बताते हो। कि इसमें भी जाति कुरैशी का के खा के रहे साथ हो। गलत हो रहा है? अनपढ़ होने अंसारी का के जवाब तो साथ अब गलत हो रहा है। अजीज खान साहब को देना पड़ेगा। जवाब तो अजीज खान साहब को देना पड़ेगा, लेकिन नवल किशोर जी आप रोज रोज मेरी हिम्मत को ललकारा मत कीजिए। आप कहते हैं नविका कुमार के पास क्या हिम्मत है कि वो पूछ ले। माननीय, आप पैदा नहीं हुए थे पॉलिटिक्स में जब मेरी स्टोरी के पर्चे बनाकर लालू प्रसाद यादव छपरा का चुनाव 2004 में जीते थे। 2004 में मेरी स्टोरी का पूरा पैम्फलेट बना करना लालू जी अपना चुनाव जीते थे छपरा में। आपको शायद मालूम नहीं होगा। लालू जी से पूछ लीजिएगा। आप प्रोफेसर हैं तो आपकी प्रोफेसर में रह चुकी हूँ, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसकी हेडमास्टर में रह चुकी हूँ। तो आप कम से कम मुझे ललकारा मत कीजिए, मुझे ललकारा मत कीजिए। लेकिन राकेश, आप अब रुक जाइए। अब ये डिबेट समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है और सवाल पूछा है राकेश त्रिपाठी ने। जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, निश्चित तौर पे आप हेडमास्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे नहीं मालूम था आज आपका जन्मदिन है, बहुत मुबारक हो। थैंक आप यू। मेरी बहन है बड़ी। थैंक यू। देखिए सच्चाई ये है कि ये बात समझना पड़ेगा राकेश त्रिपाठी जी को भी और भी जो साथी हैं कि बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। क्यों मंशा ठीक नहीं है? लगातार ये इसने अटैक किया है, एससी एसटी और ओबीसी समाज पे आरक्षण पे अटैक किया है। बहुत सारे आंकड़े हैं नाविका जी, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका। अभी 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में बाकायदे सवाल पूछा गया कि ग्रुप ए, बी और सी में कितने पद हैं, रिक्त हैं एससी एसटी के, और कितने भरे गए हैं। आप देखिए बाकायदे जवाब आया है कि ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48% और एसटी के 53% पद खाली हैं। एक बात, ग्रुप बी में ओबीसी के 74%, एससी के 60%, एसटी के 60% पद खाली हैं, भरे नहीं गए हैं। ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, एससी के 45% और एसटी के 53% पद खाली हैं। सवाल इस बात का है कि आप एससी एसटी ओबीसी बड़े बड़े राग अलाप रहे हैं, लेकिन उनके तमाम पद ऐसे जो खाली हैं उनको आप भर नहीं रहे। एक तरफ आरक्षण का राग अलाप रहे हैं, दूसरी तरफ आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। आप देखिए दो बड़े मंत्रालय हैं। चलिए आपके सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी ने जो कुरैशी अंसारी वाला सवाल पूछा था उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे। मैं शो के शुरू से पूछ रही हूं कि क्या ये हिंदुओं की बांटने की फॉर्मूला है? संविधान को जो बचाने चले थे आज संविधान का क्या हाल कर रहे हैं? जब राकेश टिकैत ऐसी बात कहते हैं तो कोई चूं क्यों नहीं निकलती संविधान बचाने वालों की? दीजिए ना जवाब। अजीज खान साहब जवाब दीजिए। हमसे पूछ रही नाविका जी? आप ही से पूछ रही हूं। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे जवाब देने जा रहा हूं। मैं चले नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं एक आंकड़ा देना चाह रहा था कि देखिए दो मंत्रालय, बड़े मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस, उसमें आप देखें अभी एक सवाल का जवाब आया
उसमें 6,393 ये आपके और मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। ये हमें घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। कह रहा हूं नाविका जी, 400 किलोमीटर चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और पब्लिक ये समझ रही है। संदीप सिंह का बेतिया बिहार से सवाल है, भारत जोड़ो की बात करने वाले अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरक्षण के नाम पर भारत तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? शिवांगी त्रिपाठी का देवरिया यूपी से सवाल है, पड़ोसी मुल्कों में जैसे हालात हैं उस हिसाब से इस वक्त केवल हिंदू ही नहीं बल्कि हर भारतवासी का एकजुट रहना जरूरी है। ऐसे में क्या विपक्ष देश को आंतरिक रूप से कमजोर नहीं कर रहा? बहुत अहम सवाल है। कमरुज़्ज़मान चौधरी, इसका जवाब जरूर दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो लोग आरक्षण का मुद्दा को उछाल रहे जिस तरीका से, वही वोट राजनीति का चक्कर में 80-20 का राजनीति करते हैं, शमशान घाट और कब्रिस्तान का राजनीति करते हैं, जिसके एक वर्ग लोगों का कपड़ों से पहचाना जाता उनका धर्म, जिस तरह से देश को पूरा बांट लिए एक नफरत के जरिया वो लोग देश बांटने की जब बात करते आपकी हैं ये तो मोहब्बत दिख रही है। नरेंद्र गौड़, 80 जिताओ 20 हराओ, किसने कहा था? अजीज खान साहब को याद होगा, आप शायद भूल गए हैं। साइकिल के पीछे जो बैठता है उसको आगे दिखता नहीं है क्या हो रहा है। नरेंद्र गौड़ का अहमदाबाद से सवाल है, क्या सीएम योगी का बयान ये नहीं दिखाता कि अखिलेश का पीडीए बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रहा है? ये भी एक सवाल है। अनुपम मांझी का रांची से सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेताओं को भी याद दिला रहे हैं कि हिंदुत्व ही उनकी असली पहचान है? सवाल पब्लिक के बहुत है, और पब्लिक है ना, वो हर चीज समझ जाती है। पब्लिक है, सब जानती है। क्या पीडीए की राजनीति और क्या आरक्षण की राजनीति, क्या हिंदुत्व की राजनीति, पब्लिक देख रही है। जिस दिन मन बताएगी नेताओं को पता चल जाएगा। लेकिन आरक्षण के नाम पर क्या विभाजन हो रहा है देश के अंदर हमारे आपस का? ये सवाल और ये बहस बहुत बड़ी है, आगे तक जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस मुद्दे पर हम डिबेट करते रहेंगे। लेकिन आज मेरे साथ जुड़ने के लिए तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद।